assumptions नॉलेज देने से पहले, अपना सिलेबस ट्रांसलेट करने से पहले बात करो कि क्या मैं इन assumptions को जो मेरा ट्रेनिंग मेरे क्लासरूम में लेकर आया है, क्या उन assumptions को मैं क्वेश्चन करता हूँ, क्या मैं इन्वो करता हूँ उनको ऑन so that they critically think, they question their own assumptions. सिलेबस कंप्लीशन की बात उसके बाद आती है। तो ये एक पहली चीज है कि माइंडसेट को शिफ्ट करना एक इम्पॉर्टेंट घड़ी है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। 4C को अगर हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि अगर हम माइंडसेट्स को एड्रेस करें, ट्रेडिशनल माइंडसेट जो उनके प्रीकंसीव्ड assumptions हैं, उनको क्वेश्चन करके नई नॉलेज को लेकर फ्रेश assumptions को रिइंफोर्स करना, जिसमें आपके 4C's भी आ पाए, फ्रेश पेडागोजी भी आ पाए, जिसमें आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीशन की बात ना करें, रोड मेमोराइजेशन की बात ना करें, वो तो पुरानी assumptions हैं, उनको आपको ब्रेक करना है, पुरानी assumption को, रोड मेमोराइजेशन को, सिलेबस कंप्लीशन को आपको ब्रेक करना है। तो ये अपने इंस्टीट्यूशन में, इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन में हम करने की कोशिश करते हैं। बट अगेन आई सेड कि टीचर एजुकेटर्स भी पुराने माइंडसेट में फंसे हुए हैं और वो माइंडसेट को चेंज करना। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँगा, नॉलेज देना बहुत आसान है, लर्निंग करवाना भी बहुत आसान है, ये टीचर्स में कह रहा हूँ। सबसे दुश्वार चीज जो मुझे लगी है 20 साल अपने कॉलेज में, वो है अनलर्निंग करवाना। सबसे चैलेंजिंग चीज, अगर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट इस तरफ अपनी ट्रेनिंग्स को फोकस करवाए कि लर्निंग तो होती ही रहती है, दैट इज एक्टिव, ठीक है, नॉलेज को ट्रांसमिट भी किया जा सकता है, अगेन दैट इज एक्यूमुलेटिव। एक सबसे चैलेंजिंग चीज जो आपके स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप डायरेक्ट्स में फेस करते होंगे या SCRTs में फेस करते होंगे या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स में फेस करते होंगे, वो यही है अनलर्निंग। जो आपका टीचर आपके पास डायरेक्ट में ट्रेनिंग के लिए आता है, वो अपने assumptions को लेकर आता है। नई नॉलेज देने से पहले मुझे ये देखना है कि मैं उसकी पुरानी assumptions जो वो लेकर आया है, उनको कैसे मैं क्वेश्चन करूं, उनमें मैं कैसे अपने होल्स ड्रिल करूं ताकि वो फ्रेश नॉलेज के लिए रेडी हो जाए। अगर आपने पुरानी assumptions झूठी क्यों रखी, नई नॉलेज इंटीग्रेट नहीं हो सकती है, वो एक्यूमुलेट होगी। जिस तरीके से जंग उतर जाता है, वो भी उसी तरीके से उतर जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल क्वेश्चन है हमारी ट्रेनिंग्स के लिए भी और टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने एक अच्छी तार छेड़ी इस पैनल डिस्कशन में। I would like to sum up it in a quote. Inquiry leads to curiosity, and curiosity actually fosters the exploration. तो जब हम एक्सप्लोरेशन करेंगे तो 4C's का इन्वॉल्वमेंट, लाइफ साइकिल्स का इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है। दूसरी बात आप कर रहे थे रिगार्डिंग द पर्सपेक्टिव चेंज एंड पर्सपेक्टिव बिल्ड। इट इज ईजियर टू बिल्ड द पर्सपेक्टिव देन टू चेंज द पर्सपेक्टिव। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट बिल्डिंग द पर्सपेक्टिव, शोभा मैम, I would refer to you. The easiest time to build the perspective is at the foundation level. You have had a vast experience in early childhood care and education at the level, building curriculum at that level, and on the basis of that experience, we would like to hear from you that how school heads, as a school head, because we have a number of school heads here, cluster heads are here, how school heads integrate that FLN, foundational literacy and numeracy and life skills into the curriculum. Thank you, Jasper. I think जब हम स्कूल की बात करते हैं, हम दो बहुत इम्पोर्टेंट दूसरे पिलर्स जो होते हैं अर्ली ईयर्स या फाउंडेशनल ईयर्स में, वो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं या साइड में रखते हैं। बट दो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहती हैं, एक बच्चे का घर, फैमिली, होम component, and the community that we all come from or we represent. जब तक ये ट्रायंगुलर एक अप्रोच नहीं रहता है in terms of home, school and community, I think holistic foundational learning होना is a very tough thing. Early years के अंदर हमारे पास आज आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, लेकिन उस एज ग्रुप के अंदर बाकी दोनों कंपोनेंट्स होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर क्योंकि सिर्फ एक आंगनवाड़ी वर्कर है, सिर्फ एक क्लास टीचर है, प्राइमरी स्कूल टीचर उतने छोटे बच्चे को ग्रूम नहीं कर पाएंगे अगले 3 या 12 सालों के लिए।
और जितना घर और एक हमारा कम्युनिटी जो हम कहते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो वो तीन एक जो ट्रायंगल अप्रोच जिससे मेरा फेवरेट अप्रोच रहता है वो होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब हम घर की बात करते हैं, जब हम घर की बात करते हैं तो सिर्फ एक मदर का रोल नहीं होता है, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली फादर का रोल होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जितना इक्वली घर के ग्रैंड पेरेंट्स का रोल भी होता है। आई थिंक टू गिव दैट होलिस्टिक होम बेस्ड वैल्यूज वो बहुत मैटर करता है। द थर्ड पीस, आई थिंक हम सुबह से बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी स्किल्स के बारे में, द 4 C's, बट मॉर्निंग से आई थिंक काफ़ी चीज़ें और भी हैं जो हम 21st सेंचुरी स्किल्स आज बहुत ब्रॉड भी हो गया है, जिसमें आप डिजिटल लिटरेसी लीजिए, अडेप्टेबिलिटी, एम्पैथी और परसिवियरेंस। आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड एग्जांपल दैट शी इज गिवन कि करना तो है, वी हैव टू मेक थिंग्स हैपन, एंड आई थिंक टू इनकलकेट दैट एज अ वैल्यू सिस्टम, that's a very good thing that comes not just from the school but also from home and community that we all come from. The last bit that I would say is हम खेलना भूल गए हैं। हम किताबें पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को ABC 1 2 3 सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन क्या हम खेल खेल में उसको पढ़ाना चाहते हैं, या हम गिनती उसको सिखाना है कपड़े फोल्ड करते हुए भी, या कितना बर्ड्स है स्काई में, या स्कूल में कितने ब्लॉक्स पड़े हैं यहाँ पर। हर चीज़ को खेल खेल में भी हम सीख सकते हैं। आई थिंक प्ले बेस्ड पेडागोजी जो कि NEP 2020 का मेन कोर है कि हम छोटे एज ग्रुप्स में फाउंडेशनल ईयर्स में कैसे लेके आए उसको, वो इंक्लूड करना टफ इसलिए भी है क्योंकि कहीं हम जब एडल्ट होने लग जाते हैं और टीचर जैसी सीरियस भूमिका में हम लोग आने लगते हैं, हम खेलना भूल जाते हैं। हम घर में तो जाकर अपने बच्चे से हंसी मजाक सब कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास में हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं स्पेशली, उनके साथ हम खेलना थोड़ा सा खेल बेस्ड अप्रोच हम कहते हैं, प्ले बेस्ड अप्रोच, वो लाना बहुत ज़रूरी है। और आज उसके प्ले बेस्ड मेंटर्स भी हैं। बहुत आसान है थोड़ा सा वो एक टीचर का बैगेज कुछ घंटों के लिए दिन के अंदर साइड में रख के बच्चे के साथ बच्चे बनकर कैसे पढ़ाई करी जा सकती है। क्योंकि like I said, ना सिर्फ NEP but निपुण भारत गोल्स के हिसाब से भी joyful learning, empathy, all these skills that we are saying life skills, हम शायद थोड़े सालों पहले जाएं जब शायद मैं स्कूल में थी early years में, हमको एक वो moral science पढ़ाया जाता था, civic values, moral science करके हमें पढ़ाया जाता था। आज I think काफ़ी स्कूल में वो है नहीं। तो जैसे वो थोड़ा बहुत include होने लगेगा, those value systems not just then remain a burden कि हमें घर से ही सीखने हैं, schools में भी आएंगे। I think morning में मैम बोल रहे थे कि drugs एक बहुत ही drugs consumption बहुत ही issue बनता जा रहा है, और ना सिर्फ इस स्टेट के लिए, I think हर किसी टेरिटरी के लिए बनता जा रहा है। तो वो चीज़, वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम्स, वो चीज़ें जब तक हम घर, स्कूल और कम्युनिटी के साथ मिलके उसको टैकल नहीं करेंगे, वो नहीं होगा। सिर्फ स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। इनफैक्ट फॉर फाउंडेशनल ईयर्स नाउ ग्लोबली देयर इज न्यू टर्म कमिंग, वो हम पहले अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन बोलते थे, अब फाइनली आना शुरू हुआ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। तो जब डेवलपमेंट वर्ड जैसे ही आ गया है, उसके अंदर लाइफ स्किल्स जितना हमारे NEP में बोला जाता है, वो सब ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है। Thank you, ma'am. It was really innovative and detailed explanation of the things how we can incorporate the life skills in the early years of the education for the students as well. And one important point here comes out that I could comprehend, if I'm right, that designing curriculum is not only the job of JK Board of School Education. Teachers play an important role in designing the curriculum, whether it is the way they are teaching the pedagogy, whether it is the subject they are actually transacting to the students, that is very important. And one important point that you concluded on was the play-based methods, and I would refer back to our student champion of John. Actually, students like to play a lot. Besides that, I would like to listen from you that what one thing would you like to redesign in your school so that can better prepare you for the future.
And what would it be? For example, I am talking about the technology integration. I am talking about doing the projects, field visits, so many other things. Like ma'am was talking about the really basic things. And साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्यों आप एक चेंज चाहती हो अपने स्कूल? उससे आपको क्या लगता है कि आपका स्कूल कैसा दिखेगा उस चेंज के बाद? Sir, this is also an interesting question now. अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं कि मुझे अपने स्कूल में क्या एक चीज़ चाहिए जो मुझे टोटली मतलब ना एक रिडिज़ाइन चाहिए, नहीं टोटली डिफरेंट चीज़ चाहिए जो अभी तक नहीं है हमारे स्कूल में। लेकिन मैम ने अभी बोला कि सब कुछ है मगर खेल कूद नहीं हो रही, और सर भी अभी बोल रहे थे क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल। अब आप देखिए कि हम अभी हाई सेकेंडरीज में फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 9th 10th 11th 12th वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको तो वैसे तो वो छुपन छुपाई टाइप के गेम्स नहीं खेलेंगे, मगर उनके साथ कैसी गेम्स खेली जाए कि हम उनके साथ इन्वॉल्व हो जाए। आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला कि टीचर ने एक छोटी सी एक्टिविटी दे दी, दैट वाज जस्ट एक्टिविटी, मगर पता है आपको उस एक छोटी सी एक्टिविटी से क्या हुआ? मैं आपको एक बैकग्राउंड बताती हूँ। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है बारक्षा भारत, वो हमारे स्कूल में आई जस्ट लाइक दैट। जब वो आए तो उन्होंने हमें ड्रीम एक्सलरेटर प्रोग्राम के द्वारा उन्होंने हम लोग को 4 माइक्रो प्रोजेक्ट्स बोला, बड़गांव में 4 बच्चे सिलेक्ट होंगे, उन्हें वो प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। जब हमें वो प्रोजेक्ट्स मिले सो वी वर्कड ऑन दैट, और हमें बजट वगैरह भी खुद संभालना पड़ा, हमें देखना पड़ा क्या प्रॉब्लम है सोसाइटी में, उस पर कैसे वर्क करें। मगर मुझे लगता है वहाँ पर जो एक्टिविटी थी उसमें सिर्फ हमने मैथ का यूज नहीं किया। देखिए हम लोग जब क्लासरूम में एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना तो एक पीरियड में एक सब्जेक्ट, दूसरे पीरियड में दूसरा, तीसरे में तीसरा, मगर वहां पर जो एक एक्टिविटी आई ना वहां पर मुझे मैथ भी करना पड़ा, साइंस भी लगाना पड़ा, आर्ट्स भी लगाना पड़ा। बजट के लिए मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस थी, तो क्या कैसे होता है उसके लिए साइंस की इंपॉर्टेंस थी, और इसको कैसे डिजाइन करें उसके लिए मुझे आर्ट्स की इंपॉर्टेंस पड़ी। लेकिन एट द एंड ये सब हमने जब लाया, जब इसको बैकग्राउंड पे लाया तो हमने इस पर वर्क किया, तो वो वर्क में एक फन एस्पेक्ट भी था, उसमें लर्निंग एस्पेक्ट भी था। तो स्कूल्स में भी वैसा होना चाहिए। देखिए आई एम अ स्टूडेंट, मुझे मेरी रिप्रेजेंटेशन के लिए कोई ये नहीं कहना चाहिए कि बेटा तुम कौन हो, तुम अगर ये एक्टिविटी करने जा रही हो तो तुम कहाँ से एफिलिएटेड हो, बल्कि मेरा ये जो आई कार्ड है स्कूल का आई कार्ड, दिस शुड बी माय रिप्रेजेंटेशन, ये मेरी आइडेंटिटी है। यानी अगर मैं कोई भी काम करना चाहूँ मेरी सोसाइटी में, कोई नहीं कहना चाहिए तुम बच्चा हो, क्योंकि एक बच्चा ही जाकर कल को फ्यूचर का लीडर बनता है। तो मेरे हिसाब से जो स्कूल में है ना, तो स्कूल में भी ऐसे ही बच्चों को अकॉर्डिंग टू मी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम इस पे बात नहीं करते। स्कूल में हमारे पास ग्राउंड्स है, तो हम लोग क्यों उसके लिए मतलब अलग से लोगों को स्टूडेंट्स की कमेटी बनाओ, उस कमेटी को इसके लिए रखो, यानी ग्राउंड की सफाई आप करोगे, ग्राउंड का आप देखोगे। बच्चों में वैसे समझ आता है बच्चों की, ये चाइल्ड लेबर नहीं है, चाइल्ड लेबर कुछ और है। इससे बच्चों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज का पता लगता है, यानी मुझे मेरे स्कूल का ग्राउंड संभालना है तो कैसे संभालना है, वहीं पे एक क्लासरूम दे दो बच्चों को, यहाँ पे जो भी होगा आप संभालोगे, और फिर उसी बेसिस पे बच्चों को स्कूल में, जिसको एक हौसला अफजाई कहते हैं। आपको पता है पहले जमाने में हमें टीचर्स मारा करते थे, फिर धीरे धीरे चाइल्ड राइट्स आए तो नहीं अब मारना नहीं है हमें, लेकिन अगर मारना नहीं है तो उसको भी कहीं चेंज करना है ना। पहले बच्चे मार के जोर से पढ़ते थे, तो अब किसी और जोर से उनको पढ़ना पड़ेगा। वो जोर अब ये लाए आप उन्हें हौसला अफजाई करें, यानी उनको कुछ चीजें दें जिसकी वजह से देखिए कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है तो उसको एक छोटा सा टोकन ऑफ रिस्पेक्ट दे दे, तो उससे एक कंपटीशन भी बनेगा। देखिए कंपैरिजन अच्छा नहीं है बच्चों में, मगर कंपटीशन अच्छा है, तो बच्चों में वो कंपटीशन लाए थ्रू एक्टिविटीज ऑन द ग्राउंड लेवल एट द स्कूल। तो वो मेरा एक चीज है, मैं चाहती हूँ ये स्कूल मेरे डिजाइन हो जाए, बच्चों को रिस्पॉन्सिबल किया जाए, एंड दैट्स यू नो माय something that we should work upon as future education assistants, as educational administrators, as teachers, or I would like to generally say as pedagogical leaders. Firstly, आप लोग जानने एक बेहतरीन एक अप्रोच की बात, क्रॉस पेडागोजिकल अप्रोच, where we can teach our students different subjects in single sitting. So talking about that, we have a packed syllabus for the teachers in front of teachers. यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हमारे बैठे हैं, शायद सबकी शिकायत होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं और सिलेबस इज लेफ्ट आउट, वी आर बर्डन्ड बाय द सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा।
I would like to actually deliberate upon that important point. How a teacher will lighten the syllabus burden, at the same time completing the whole syllabus, not compromising the syllabus. So कुछ strategies आप बता दीजिए हमारे टीचर्स के लिए ताकि वो उस पे काम करें और स्टूडेंट को भी एम्पावर करें। ये एक बार एक हमारे रिसोर्स पर्सन थे तो उन्होंने सिलेबस कवरेज के बारे में एक लतीफ़ा बोला। उन्होंने कहा कि सिलेबस को कवर करना इसका मतलब ये है कि उसको पूरी तरीके से दांव देना, ठीक है। इसका मतलब यही है कि उसको कवर करो। जिस तरीके से हम किसी चीज़ को कवर कर देते हैं, छुपा देते हैं या इसलिए उसने कहा। उसमें भी दूसरी चीज़ लतीफ़े में ये था कि चूंकि हम सिलेबस को कैसे कवर करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, और हम फास्ट ट्रैक लिटरेसी चलाते हैं, वो है रूट मेमोराइजेशन। अगर आपको सिलेबस को फास्टेस्ट ट्रैक पे कंप्लीट करवाना है, इधर उधर नहीं देखना है, तमाम खिड़कियां आपको बंद करनी है, टीचर भी अपनी खिड़की बंद कर देगा, बच्चों की खिड़कियां भी बंद करनी है, तो आप उनको किस पर लगा दो, सिलेबस कवर करने में। तो अगर ये सिलेबस कवर होगा, ये किस तरीके से कवर होगा, रूट मेमोराइजेशन के थ्रू कवर होगा। एग्जाम में अगर आपको जल्दी कवर करना है सिलेबस, उसमें भी आपको रूट मेमोराइज करना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड विद सिलेबस। अब दूसरी साइड से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन हम कह रहे हैं, CBE कॉम्पिटेंसी या स्किल की हम बात कर रहे हैं, तो ये टसल बन जाती है, कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि क्या सिलेबस ऊपर है या स्किल ऊपर है। क्या इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि सिलेबस और स्किल को हम सही फ्यूजन में देखें, इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री देखें, तो शायद इस किस्म की भी सोच हो सकती है। शॉर्ट ट्रैक जो फास्ट ट्रैक एजुकेशन या फास्ट ट्रैक लिटरेसी को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि होलिस्टिक एजुकेशन का तौर तरीका इस्तेमाल करते हुए आप ये कह सकते हैं कि आपका सिलेबस, आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, चाहे वो बोर्ड की है चाहे प्राइवेट स्कूल की टेक्स्ट बुक्स है, आप खोल के देख लीजिए अच्छी तरीके से। एक ही पेज का अगर आप मुताला करेंगे, उसमें उतने स्किल्स आपको नजर आएंगे जो बच्चे को दिए जा सकते हैं। बहुत एक पेज में आपको 4 स्किल्स नजर आएंगे। अगर आप दूसरी तरीके से इसको देखना चाहेंगे, उसी पेज को देखिए, उसमें आपको 2 प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे उसी पेज से। मैंने ये देखा है, चाहे बोर्ड की किताब है, अब वहां पे अंडरलाइन नहीं है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट आप निकाल सकते हैं। अगर टीचर आउट ऑफ द बॉक्स सोचे कि उसी सिलेबस से उसको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवानी है, तो वो करवा सकता है। आउट ऑफ द बॉक्स उसको सोचना है, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ना होगा। लाइंस तो बच्चा पढ़ेगा, अगर टीचर पढ़ेगा वो बिटवीन द लाइंस पढ़ेगा। जब आप बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे, बोर्ड की किताब पढ़िए, प्राइवेट स्कूल की किताब पढ़िए, आपको प्रोजेक्ट्स बेतहाशा निकलेंगे पूरी टेक्स्ट बुक्स में। आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग निकलेगी, वो भी आपको पूरी तरीके से वहां पे निकलेगी। अब ये देखना है कि आप ये सारी चीजें अपने रोजमर्रा एजुकेशन में एम्बेड कैसे कर रहे हैं। इनफैक्ट मैंने ये देखा कि जब आप बच्चों को प्रोजेक्ट देते हैं, वो इतना ओवरफ्लो करता है बाकी डिसिप्लिन्स में। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का अगर आप कोई एक्टिविटी रखते हैं, वो इतना ओवरफ्लो करता है। एक तरफ से वो साइंस में ओवरफ्लो होके चला जाता है, दूसरी साइड में वो लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में ओवरफ्लो होके चला जाता है, तीसरी साइड में वो मैथमेटिक्स में वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वही प्रोजेक्ट ओवरफ्लो होके जाता है। अगर तखमीना लगाया जाए, एक प्रोजेक्ट आपको तकरीबन 15 दिन का सिलेबस कवर करके दे देता है, अगर आप इसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो जरूरत यह है सही ट्रेनिंग्स की, और जरूरत यह भी है कि टीचर टेक्स्ट बुक को इस तरीके से ना देखे कि मुझे सिलेबस कवर करना है, ये लाइंस मुझे कन्वर्ट करनी है इनटू एग्जाम क्वेश्चंस, ये लाइंस मुझे कन्वर्ट करनी है इनटू एग्जाम क्वेश्चंस एंड कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, जो मैं पहले बोर्ड में लिखूंगा, वो फिर मैं रफ पे कॉपी करवा के फिर एग्जाम में कॉपी किया जाएगा, तो बीच में आपकी एजुकेशन खिसक जाएगी। तो अगर आप इस तरीके से टेक्स्ट बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये भी हमेशा कहता रहा हूँ ट्रेनिंग्स में, टेक्स्ट बुक असल में टीचर के लिए है, वो स्टूडेंट के लिए नहीं है। आप अगर टेक्स्ट बुक का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप उसमें बिटवीन द लाइंस पढ़ के प्रोजेक्ट्स देखिए क्या है,
एक्सपीरियंशियल लर्निंग की क्या चीज़ें उसमें से निकल सकती है, आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन की एक्टिविटीज़ कितनी निकल सकती है, आपका टोटल सिलेबस फ्यूजन में आ जाएगा। अब ये मसला सिर्फ एक टीचर का नहीं है, इसमें आपको अपने ऊपर भी लागू करना पड़ेगा 4 C's। आप कहते हैं कि आपको बच्चों को सिखाना है 4 C, पहले स्कूल के अफराद जो टीचर हैं वो खुद 4 C सीख लें। कोलैबोरेट अगर आपको करना है एज टीचर्स, टीचिंग में कोलैबोरेट कर लीजिए और ये देख लीजिए कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे कोलैबोरेशन में आप टीचर्स वहां पे चलाएं। पहले टीचर अगर किसी स्कूल में 7 हैं फॉर एग्जाम्पल, क्या उनको कोलैबोरेट नहीं करना चाहिए? 4 C का तो फंडामेंटल स्किल ये है, क्या उनको क्रिटिकली थिंक नहीं करना है इन 7 टीचर्स को, अगर वो किसी स्कूल में है कि अपनी किताब लाएं, उसका सफा खोलें और क्रिटिकली थिंक करें कि उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स निकलते हैं? क्या उनको क्रिटिकली थिंक नहीं करना है? क्या वो क्रिएटिव नहीं हो सकते? एक साथ बैठ के कोलैबोरेट करके कम्युनिकेट करके कश्मीरी जुबान में कि इसमें क्या क्या क्रिएटिव एक्टिविटीज निकल सकती हैं। तो ये 4 C पहले आपको एम्बेड अपने बिहेवियर में करना होगा एज टीचर्स। जब आप 4 C अपने बिहेवियर में एम्बेड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी बोर्ड की किताब जिसको हमेशा हम क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स आपको नजर आएगा। बट इट रिक्वायर्स teachers who are themselves transformative, who are themselves enlightened, who can think, I'll repeat, who can think out of the box. अगर किसी का दिमाग बॉक्स में फंस चुका है तो शायद वो तब्दीली नहीं ला सकता। अगर इस बॉक्स को ब्रेक किया जाए कि जिस बॉक्स में ट्रेडिशनल बॉक्स में हम फंस चुके हैं, थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा कॉलीग से डिस्कस करके, थोड़ा सा बच्चे के साथ बात करके, जो हमारे बच्चे देखिए हमारे कितने अच्छे बच्चे हैं जो खुद क्रिटिकली थिंक कर रहे हैं। इनफैक्ट पॉलो फेरी एक फिलोसोफर हैं, उन्होंने ये कहा कि क्लासरूम में जो डायनेमिक्स होनी चाहिए वो पावर डायनेमिक्स नहीं होनी चाहिए। टीचर अथॉरिटेटिवली टॉप पोजीशन पे रहे और स्टूडेंट लोअर पोजीशन पे रहे और नॉलेज ट्रांसमिशन गो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। दिस शुडंट हैपन। अगर इस किस्म का पावर डायनेमिक्स आपके क्लासरूम में है तो ट्रांसफॉर्मेशन और लर्निंग नहीं रहेगी। आप एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे, अच्छे मार्क्स भी देंगे, लेकिन लर्निंग और नॉलेज ट्रांसैक्ट नहीं होगी। आपको इस पावर डायनेमिक को इक्वल करना पड़ेगा सो दैट टीचर सीज दिस चाइल्ड एज एन इक्वल को-क्रिएटर ऑफ नॉलेज, जिसको पियाजे या वाइगॉट्स्की कहते हैं कि ये जो क्लासरूम है ये को-क्रिएशन है नॉलेज की, बिकॉज चाइल्ड इज द क्रिएटर ऑफ हिज और हर ओन नॉलेज। ये जो सारा डिस्कशन मैंने किया, इसमें जिम्मेदारी जो है एक उस्ताद की है। ब्रिक एंड मॉर्टर क्लासरूम डज नॉट मैटर, आई टेल यू। यू कैन सिट अंडर a tree shade and you can transform the whole environment. That is possible, but you require teachers who can think out of the box. लेकिन उसके लिए जावेद साहब, रियाज साहब, आपकी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स। अनलर्निंग की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अगर अनलर्निंग की ट्रेनिंग जो है फिक्स माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करके ग्रोथ माइंडसेट में आप तब्दील नहीं कर पाते हैं ट्रेनिंग्स के थ्रू, तो आपका स्कूल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और ना ये 4 C की चीजें आएंगी और ना NEP को आप ला पाएंगे। सही बात। दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट आई वांट टू सही बात है। टू ब्रेक द बॉक्स देयर इज एन complete एक full-fledged wing, मैं कहूँगा branch of this department, that is the teacher education institutions working under the State Council of Education Research and Training and under regional head हमारे सेक्रेटरी सर की गाइडेंस में हम वो करते रहते हैं उस पे काम। तो मैम, we were talking about Shubha ma'am, we were talking about the trend home, parents and school. And जैसे ऑनरेबल एडवाइजर साहब ने भी सुबह स्पीच में बोला कि जैसे great disparity of infrastructure and other things within schools in cities, rural areas and urban areas. Looking into that perspective and your experience in media partnerships as well, networking plays an important role, partnerships plays an important role. Would you suggest us some low cost and high impact strategies
that can a school adopt so that the school works on developing the life skills for not only now, as Faisal sir said, not only for the students but also for the teachers. Sure. Thank you, Riyasat. I think एक simple 2-3 examples से ज़्यादा समझ आएगा. हमने सुबह digital classrooms launch किया आज, and I think that's a great move towards adopting digital या tech हम बोलेंगे. लेकिन जब भी हम tech solution बनाते हैं, हम उसका progression आगे क्या होगा वो सोचना हम भूल जाते हैं कभी-कभी. मेरे हिसाब से जैसे अगर आज हमने classrooms launch किया, the next progression is actually to put those videos, have an assessment matrix on those videos, and उनके ऊपर हम एक learning management system implement कर सकते हैं जो that could be a login base for the student as well as for the teacher to see कि child can learn at their own pace wherever they are. हम remote villages की सुबह के साथ में बात भी करी, तो जब ऐसे simple low tech solutions like LMS जो कि exist करते हैं for eternity now, if we start implementing those, we can learn at our pace as well as a substitute learning या complementary learning के उससे. Second thing at the school level also अगर हम environment की बात कर रहे हैं, हमारे पास still foundational stage एक subject होता है environmental studies या EVS करके, और अभी काफ़ी schools में हर जगह mandate भी है eco clubs, curate करने का, उसके लिए separate budget भी होता है, सब कुछ होता है. तो उस EVS को जो हम किताब के उससे पढ़ रहे हैं, वहीं पे play based आप eco club में activities अगर करेंगे, you can link both of them. Neither is the teacher getting burdened, nor is the child getting burdened, but after जो major accomplishment of curriculum है, play based method as well as curriculum, you both of them are getting accomplished. Thank you, ma'am. Thank you. This will also address an important issue, that is the parental engagements, particularly in rural areas where the parents are not able to give adequate time to their children, particularly when a student is teaching in the government school. वो एक शिकायत रही है. Before wrapping up the things, I would move to refer to our chairperson, Dr. Nidhi Pundir, ma'am. Ma'am, would you like to wrap up the whole proceedings with your comments? Thank you so much, Riyazji. I think my panelists, and first of all, let me congratulate Ulfaq for really, setting the context. जिस तरह से आपने बात की और जो real time, मैं कहूँगी, not about future, हम present की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों का बचपन तो अभी है, और co-panelists have already covered, what Shobha you mentioned and Fazil ji जो आपने बात की पूरा कि हम ब्रिक एंड मॉर्टर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों के बचपन की बात कर रहे हैं. आई थिंक लेट्स कीप इट वेरी बेसिक. तो मैं जो कहना चाहूँगी, जो मेरा अपना, मैं 2-3 इसमें अपने नज़रिए रखना चाहूँगी. एक तो मैं भी 2 बच्चों को बड़ा कर रही हूँ जो स्कूल सिस्टम से निकले हैं, एक अभी निकला है और एक अभी 12th में है, और लगभग 30 साल का तजुर्बा रहा है बाल अधिकार में, और एजुकेशन को, पॉलिसी को हमने पहले भी देखा है, हम खुद भी इसी एजुकेशन सिस्टम का प्रोडक्ट है. तो एज अ स्टूडेंट, एज अ मदर एंड एज अ चाइल्ड राइट्स वर्कर, मैं आपको 3 एंड ऑफ कोर्स अब जब CSR हम देख रहे हैं तो एक नया ही दौर देख रहे हैं. तो मैं वो सारे ही परिप्रेक्ष्य जो को पैनलिस्ट ने कहा, लेट मी ट्राई टू सम अप एंड ऑल्सो पुट माई व्यूज. बहुत सारे टीचर्स हैं हमारे साथ जो दिन रात जुड़े हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़े हैं, और इतना आसान नहीं है. मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम यदि है तो वो टीचर बनना है, सबसे मुश्किल. मैं अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं बजट देखती हूँ बहुत सारा, लेकिन जब मैं आंगनवाड़ी सेंटर में जाकर एक आंगनवाड़ी वर्कर के साथ बैठती हूँ, या प्राइमरी स्कूल में जाकर प्राइमरी स्कूल की शिक्षिका के साथ बैठती हूँ, टीचर के साथ बैठती हूँ, सबके चैलेंजेस अलग हैं. जब वो सेकेंडरी में मिडिल में आते हैं, हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं बच्चों में, एक डिफरेंट ही पूरा वही सेम बच्चा अलग हो जाता है, और फिर जब वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में जाता है वो बिल्कुल अलग है, फिर जब वो कॉलेज एजुकेशन की तरफ जा रहा है, तो हर टीचर का चैलेंज अलग है. तो सबसे पहले तो भारत के हर उस टीचर को, स्पेशली इस रीजन में जहाँ हम बैठे हैं, आज हम लंच पे वही बात कर रहे थे कि और जगह काम करना और यहाँ काम करना, एक आप अलग परिप्रेक्ष्य की बात करें. लेट्स एग्री टू दैट कि यहाँ
यदि आप दूर दराज पढ़ा रहे हैं और एक भी बच्चे का जीवन बदल पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपने और जगह के 100 बच्चों के जितना जीवन बदल दिया। तो धन्यवाद देना चाहेंगे, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड to each and every teacher of Jammu and Kashmir who is distantly participating today or who's here. और हम सब कहीं ना कहीं छोटे मोटे टीचर हैं किसी के जीवन में। It's not easy. It's the most confused time that I am seeing at a personal level, at a professional level. NEP आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा विचार है, अभी भी विचार है, इट इज स्टिल अ थॉट। मैंने अभी तक 100% एग्जीक्यूशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नहीं देखा है। लगभग 10 स्टेट्स में खुद हर साल ट्रैवल करती हूँ और मैं अपनी टीम के साथ देखूँ तो हम सारे स्टेट्स ट्रैवल करते हैं। लगभग हर स्कूल में हम जाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स को हम देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स को हम देख रहे हैं, कॉलेजेस को हम देख रहे हैं। हुआ क्या है, और जो ये बहुत पर्टिनेंट टॉपिक है आज का, कि जो हम लाइफ स्किल ब्रिज एंड गैप बिटवीन एकेडमिया एंड रियल वर्ल्ड सक्सेस की बात कर रहे हैं ना, बच्चा ऐसे चिर जा रहा है लिटरली इन 2 डायरेक्शंस। बच्चे के साथ बैठिए, आप बात करिए, यू नो वी आर शेयरिंग विद वन यंग पर्सन, वो 2-3 दिशाओं में सिलेबस बर्डन तो है ही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि सिलेबस कम कर दिया गया है या सिलेबस को छांटा गया है या हटाया गया है। हम वही थ्योरम्स, वही प्रिंसिपल्स, वही लॉज, अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आज से मतलब 1998 में अगर मैंने मास्टर्स कर लिया था तो आई डोंट थिंक एनीथिंग हैज चेंज्ड इन द सीबीएसई बुक्स और एनसीईआरटी बुक्स और स्टेट करिकुलम्स, रादर काफी चीजें बढ़ी हैं। टीचर का बर्डन भी बढ़ा है, बच्चे का बर्डन भी बढ़ा है। बोर्ड सिस्टम क्यों है? आर वी टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट डेफिसिट हियर, कि हम अपने स्कूल सिस्टम को ट्रस्ट ही नहीं करते, हम उन्हें ऑटोनॉमी नहीं देंगे। अपने कॉलेजेस और हायर एजुकेशन में तो बहुत सारी अलाइड यूनिवर्सिटीज बना दी, सबको ऑटोनॉमी दे दी, आप दीजिए डिग्री। हम स्कूल को ऑटोनॉमी क्यों नहीं दे रहे हैं? See, we are talking about a consultation here. Reforms, hierarchical system से जूझना पड़ेगा, बोर्ड सिस्टम को भी चैलेंज करना पड़ेगा। NEP has talked about it, but have we done it? और फाइनली फनलिंग कहाँ हो रही है? मैंने बहुत अच्छे नंबर से 12th कर लिया, बट मेरा कॉलेज एडमिशन तो गारंटीड ही नहीं, मैं तो फंस गई, वहीं जाके फंस गई। मैंने लाइफ स्किल भी गेन कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, और देयर इज अ सोशल बैगेज इन द करंट इंडिया 2025। हम इस बात पे दम है, इस बात पे वी आर वेरी वेरी दिस थिंग दैट वी हैव मेड सो मेनी डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत अच्छी बात है, बट क्या सब डॉक्टर और इंजीनियर बनने के लिए बने हैं? हम में से कितने यहाँ पे हैं? बहुत अच्छी बात है, बट नॉट एवरीबडी। तो आर वी पेइंग अटेंशन टू फाइन आर्ट्स? आर वी पेइंग, हम क्या स्पोर्ट्स पर्सन? सी एट द एंड ऑफ द डे पर्पस क्या है? एजुकेशन का पर्पस क्या है? व्हाट आर वी ट्राइंग टू मेक? वी शुड बी मेकिंग फियर फ्री क्यूरियस सिटीजन्स, फियर फ्री जिनमें किसी बात का खौफ ना हो, जिनमें क्यूरियोसिटी का बीज हमेशा रहेगा। स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट लाइफ टाइम। यदि आज मैं अपनी बात को खुल के कह सकती हूँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ होगा बचपन में, मेरी रेजिलियंस, मेरी एजेंसी पे किसी ने काम किया है, तो आज मैं आपके साथ हूँ। एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो समाज को वापस दे, अगर वो हमारा फाइनल पर्पस है तो फिर हम स्पोर्ट्स को भी उतना महत्व दें, हम फाइन आर्ट्स को भी उतना ही वैल्यू दें, तो हम रिस्पेक्ट करें ना ऑफ द यंग पर्सन एज अ पर्सन। उसका हम परसेंटेज पे आंकलन क्यों करते हैं कि उसको 95% आया है, 96%, 90 से नीचे तो आजकल बात ही नहीं होती है। आप दिल्ली आइए और किसी बच्चे से मिलिए, या यहाँ भी मुझे पता है कश्मीर तो बहुत पहले से इस चीज में रहा है। What are we doing? As teachers, as professors, as curriculum makers, as sponsors, और फिर हम बोल रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, फिर हम बोल रहे हैं ड्रग्स बढ़ रहे हैं,
फिर हम बोल रहे हैं वायलेंस बढ़ रही है। हम भी, मैं अपना अगर एक परिप्रेक्ष्य एज अ नजरिया पेरेंट की तरह रखूं, मैं भी अपने बच्चे से 3 बार पूछती थी बेटा पढ़ लो, जबकि वो एक स्कूल का एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें वो फाइनेंस की पोजीशन में, वो मैथ्स भी कर रहा है जैसे अभी हमने सुना, वो इवेंट मैनेज भी कर रहा है, वो रिसोर्सेज भी अपने कर रहा है, वो कम्युनिकेशन भी कर रहा है, वो आउटसाइड वर्ल्ड से भी बात कर रहा है, मीटिंग्स भी कर रहा है, कन्वर्जेंस भी कर रहा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ रही हैं, एजेंसी भी है। आई एम सेइंग कि यही इसको काम आएगा, बट एज अ पेरेंट मैं भी उसको रात को याद लगा के सोचती हूँ बेटा वो केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ लिया जो कल टेस्ट है जिसका। As a mother, I am in the system. So I think I've got a time limit thing. So I have to stop it. But देखिए, there is anger, गुस्सा भी है सिस्टम से, solutions भी हमें खोजने होंगे, बट बहुत ज़्यादा दिन अगर हम बात करते रहेंगे ना तो बहुत सारे बचपन जो हैं वो इस पूरे चक्रव्यूह में, in this whole vicious cycle, we lose them. So the 10 action points that Honorable Chief Minister asked, I think it's very informative और हमें concrete actions उनको बना के देने चाहिए. One thing should be completely revisiting the curriculum. Completely आप उसको revisit करें. And also rethink the board education system. Do we really need it? At that I really stop. Thank you very much, ma'am. Before we wrap up, I fear that we may not be taking the participant questions, or if you are allowed, we can take one. If anybody wants to, yes sir, please. जी बिल्कुल, माइक इनको प्रोवाइड कराया जाए प्लीज जल्दी। जी सर आप तशरीफ लाएं। Thank you very much for this enlightening and wonderful and thought-provoking session. I must first of all compliment all of you, and particularly our daughter, who has really given something new to us to learn. Because I'm reminded of the lesson when I was reading in 11th, how teachers learn. पूरा मुझे 11th बचपन में ही वापस ले गया जो मैं listening to her. मेरा एक ही which last time also I raised that this is again and again, probably not as director but as an educationist coming to my mind. Have we been able to reach a stage, or have we been able to lay the standards where we can say that teachers need to redefine their role? Because what Madam was actually perhaps trying to focus, that it's not only that we have to take care of syllabus only, which is prescribed by the board, which is prescribed by ADC, but engaging a student, engaging the teachers, engaging the classroom. Perhaps I have not been able to get the answer till now. Though we are now almost in the fourth month of discussing anything. This is the fourth month in a row. Because I remember we started with small district level sessions. Then we said zonal level sessions. Then we said cluster level sessions. लेकिन क्या आज की डेट है? Could we devise some, say framework or some standards where we can say that we have been able to clearly indicate that how teachers have to redefine their role, given the new circumstances, given the national education policy and Viksit Bharat 2047. So I would be very happy if we still get some clarity for our learners here, including me. Can there be one area where we can have some uniform standards, how teachers can redefine their role and what can be the role given the future challenges? Thank you. Thank you sir for the question. I guess Shobha ma'am may please reflect upon it. Sure. Thank you sir for your questions. I think मैं
ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम सबसे लोएस्ट लेवल से बात करेंगे कि जिनके लिए करिकुलम बन रहा है बच्चे, सबसे पहले उनसे पूछते हैं उन्हें क्या टीचर में चाहिए। ये लोग 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड से बात कर चुके हैं। आई थिंक अगर हम पहले सीनियर क्लासेस से पूछना शुरू करें उनकी जर्नी के हिसाब से उनको टीचर्स में क्या चाहिए, एंड देन द नेक्स्ट लेवल फॉर मी विल बी एज अ टीचर मैं कैसे चाहती हूँ कि कैसे पढ़ा पाऊँ, दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल। जब हमारे पास ये एक 2 टाइप का रिसर्च आएगा, वी नीड टू सी विच आर द स्किल्स दैट आर मैचिंग एंड व्हाट कुड बी आवर गोल। दिस इज अ लॉन्ग टर्म गोल। ये हम 1 साल में 2 साल में, ये कोई छुट्टी नहीं है, कोई कोर्स नहीं है किसी के लिए भी कि कराया और हम हो जाएंगे बस तैयार। इट हैज टू बी लॉन्ग टर्म। At least we have to see a journey of because teacher is not, we consider them as God and goddesses for us, but they are career builders and they also have a life. And I would say कि उसको मद्देनजर रखते हुए एक जर्नी हमें तैयार करनी होगी एक टीचर के लिए, level 1, level 2 and level 3 के हिसाब से, and then we should I'd rather invest in those skills. Why can't we respond? Because when we say to the child teaching, all of a sudden उसके माइंड में आता है कि टीचर को सबसे ज़्यादा पता है, मुझसे ज़्यादा इसको नॉलेज मुझसे ज़्यादा पता है, इसने दुनिया मुझसे ज़्यादा देखी। रेस्पॉन्ड इज समथिंग कि जो बच्चे को चाहिए उसके कॉन्टेक्स्ट में, इट इज द टीचर हु हैज टू प्रोवाइड द रिस्पांस। प्रोबेबली दैट कैन बी वन connotation we have to change. Terminology. Over a period of time, terminologies have now become strict to certain meanings. तो शायद गुरु, शायद बाकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से हमारे बच्चों में इस तरह से बढ़ गई कि they are superior and they are more knowledgeable and other things than us. Guru is more satisfied. नहीं, रेस्पॉन्ड मैं टीचिंग को रेस्पॉन्स के बीच में ही अभी गुरु पे मैं आए, बिकॉज जब हम टीचर की बात, टीचिंग की बात करते हैं ऑल ऑफ सडन हमारे बच्चे को लगता है टीचर हु हैज टू टीच मी। जब रेस्पॉन्स की बात आती है शिफ्ट गोज टू द टीचर। अगर बच्चे को, जैसे बच्ची ने बताया कि हमें ये चाहिए, बच्चे को एज ए मेंटर चाहिए, बच्चे को जो हार्मोनल शिफ्टिंग होती है उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए। बिकॉज आई हैव why I am doing it for others also. I am sharing an example as parent. My child was in 9th and 10th. Hormonal, this changes started occurring. क्योंकि मैं ब्यूरोक्रेसी में रहा हूँ, हमेशा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ फ्रॉम अ डिसिप्लिन पॉइंट ऑफ व्यू। माय वाइफ इज टीचर फॉर्चुनेटली। जब मैंने एक दिन गुस्सा किया, उसने कहा मैं दिन में 100 बच्चों को डील करती हूँ। व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस? बिकॉज इट इज गोइंग टू पुट मोर स्ट्रेस ऑन हिम। So the way he has to come out of it, it is me who has to help him. It's not you, because आपको different तरीके से सोचते हैं। So वहाँ पे responding to a situation, perhaps can be instead of teaching, responding to the situations can be one standard where teacher has to respond when it comes to the redefining the role of a teacher. I think बीच में हमने अभी शुरू सर एक इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का एक ये था एनसीएफ 2005, उसमें एक लिखा हुआ था कि टीचर का रोल अब ट्रांसफॉर्म होके फैसिलिटेटर हो गया है। अगर उसका लिटरल ये देखा जाए कि मतलब क्या है, वो तकरीबन रेस्पॉन्डर ही है। तब तक बच्चा खुद काम करेगा और पढ़ेगा और समझेगा, टीचर साइलेंट है। जब बच्चे को जरूरत पड़े तब टीचर रेस्पॉन्ड करेगा। और इस टीचर को इंस्ट्रक्टर नहीं बोलते, इसको फैसिलिटेटर बोलते हैं। अगर ये फैसिलिटेटर हो गया अब टीचर, वहां से स्टूडेंट भी अब चेंज हो गया। ये भी कंस्ट्रक्टिविज्म की साइकोलॉजी क्या कि एनसीएफ 2005 ये क्लियर करता था। अब ये स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट वो है, वो नॉलेज का इंतजार करता है, वो पैसिव है, वो साइलेंट है और वो सुन रहा है। अब वो लर्नर है। अगर ये फैसिलिटेटर है तो वो लर्नर है। अब तीसरी चीज, नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज ट्रांसमिट नहीं होगी, नॉलेज अब को क्रिएट होगी इन दो पोल्स के दरमियान। सो दिस इज कंस्ट्रक्टिविज्म एंड रेस्पॉन्डर इज अ काइंड ऑफ a clear explanation of teacher as a facilitator। लेकिन हम फैसिलिटेटर क्यों नहीं हो पाए? 18 साल या 20 साल के बाद भी 2005 का जो एनसीएफ आया, 2005 में उसकी बात आई थी।
टीचर एज ए फैसिलिटेटर, लेकिन बात वही थी, सिलेबस का कवरेज, एग्जाम बिल्कुल वही। वो टीचर बोलता है कि अगर मुझे फैसिलिटेट करना है तो ये एग्जामिनेशन का जवाब कौन देगा? फिर तो अल्टीमेटली मुझे मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। सो मेरे ख्याल से ये पूरे सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देख ले कि उसको कैसे वो ख़त्म करे वहाँ पे, और इसको इस लेवल पे कैसे लाया जाए। सिलेबस का जो मसला है वो बोर्ड दे सही तरीके से। तो ये मेरे ख्याल से ये ऑल द स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इसमें एक जगह जमा होने चाहिए, और ये भी है भी वही प्लेटफॉर्म यहाँ पे। आई थिंक देयर मस्ट बी सम टेकअवेज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। अगर यहाँ से निकल कर कुछ होता है देन I would just add a point here. जिस हम एक ब्रॉड टर्म यूज करते हैं केयर गिवर, उस केयर गिवर के अंदर हम टीचर को अभी एजुकेटर बोलने लग गए हैं rather than lift off the brain a lot of load as a educator, parent and then various others. I think we should start using the word caregiver, and then I think we should hear the voice that we are all wanting to hear from her only. Thank you everybody for having this wonderful discussion as well. Yeah, to the student as well, please. सर ने जो अभी यहाँ क्वेश्चन किया, वो जो NEP के बारे में, पहले तो मेरे दिमाग में तो जो इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, पहले मेरे दिमाग में आया तो वो था NEP 2020। सर ने बोला कि हम बहुत टाइम से इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं एज मैम ने भी बोला कि मुझे लगता है ये 100% अभी तक नहीं हुआ। तो एज अ स्टूडेंट जब मैं भी स्कूल जाती हूँ, मुझे लगता है 1-2 साल पहले ही मैंने NEP के बारे में सुना, बट मैं भी खुद से क्वेश्चन करती रहती हूँ, क्या NEP 2020 वर्क कर रहा है? क्या मैं कुछ नया देख रही हूँ? तो मुझे भी उतना ज़्यादा जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं दिख रहा। मगर जब मैं काम देख रही हूँ ऑन द ऑफिशियल लेवल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो मुझे बहुत सारे काम दिख रहे हैं। देखिए मतलब अटल थिंकिंग लैब्स बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि इतना ज़्यादा ये लोग देख रहे हैं कि कैसे टेक्नोलॉजिकली इसको करा जाए। तो गवर्नमेंट इज वर्किंग, ये धीरे धीरे होगा, ये ग्रेजुअली होगा। मगर आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है स्टूडेंट एंड टीचर में। देखिए यहाँ बहुत सारे टीचर्स बैठे हैं, मुझे दिख रहा है, तो हमें इनसे बात करनी है, स्टूडेंट से बात करनी है। ऐसा नहीं सर कि NEP के लिए सिर्फ टीचर्स बैठेंगे, बस मिनिस्टर्स बैठेंगे, बिकॉज हम लोग को बच्चे का भी सुनना है, क्योंकि NEP में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चा इज इम्पॉर्टेंट। तो उसके साथ भी बात करनी है कि अगर NEP बढ़ रहा है तो आपको क्या चाहिए, फिर देखना है टीचर क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ इतने टीचर्स हैं, आप जानते हो एक बात, इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बोलती हूँ, हम लोग आजकल ऑनलाइन एजुकेशन करते हैं। एक प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन देता है। वो एक जो है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो जब वहाँ टीचर्स पढ़ाते हैं तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी उनकी ऑनलाइन क्लासेस दी। पता है वहाँ पे टीचर्स कौन सा, मुझे लगता है, फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं। बच्चे के साथ जो एक गैप है वो फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन पता है आजकल स्कूल्स में क्या, पहले बच्चा टीचर से डरता था, आज बच्चा नहीं डरता। हमें लगता है वो गैप खत्म हो गया, खत्म कुछ नहीं हुआ है। टीचर को चाहिए अगर क्लास में आए तो पहले बच्चे को, यहाँ पे सारे टीचर्स हैं ना, इन सबको ही फॉलो करना चाहिए, बिकॉज यही कल के लीडर्स को बना रहे हैं। इनको बच्चों के साथ ऐसे बात करनी है, ऐसे अगर पढ़ रहे हो तो इसका मोटिव क्या है, यानी ये और बच्चे यही दो मिलकर इस पॉलिसी को जो है वो कर देंगे लीड। तो मुझे लगता है कि टीचर्स को चाहिए, उनकी ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और बच्चे भी इसमें इंक्लूड होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पहुंच जाएगा। ये इनके बच्ची के क्वेश्चन का जवाब है जो इन्होंने बताया कि रीच टू द स्टूडेंट, टेक लीव फ्रॉम स्टूडेंट। 29th जुलाई को जो कॉन्फ्रेंस हुई, व्हेन आई डिक्लेयर दैट 9th August will be mass PTM, in my mind that was the question, how to reach to the last mile, that is a student। हमने पेरेंट को चूज इसलिए किया कि पेरेंट और स्टूडेंट अकेले एक साथ आ जाएंगे। That exercise is done and 3 lakh people have participated in the exercise. It's not a joke. One day 3 lakh people. अभी भी 5th August तक चलेगा। So next step जो हमारा होगा, जो इन्होंने बताया, next step will be how to reach the student, and now it will not be PTM, it will be something different now, where student and teachers will sit together and discuss how to come up with the solutions. Thank you. Thank you so much, sir. Definitely, sir, this is
one of the best practices that is being counted nationally as well. Thank you very much, Chairperson Dr. Nidhi as well. Thank you very much, Director of School Education Kashmir, Joint Director Central and Joint Director SCRT, Said Shibir sir, for bestowing us with the platform. Thank you very much, Ashok sir as well, and all the dignitaries. Most importantly, thank you very much to students, teachers, HOIs, system level functionaries and school leaders who are present here. It was a very nice discussion and elaborative discussion. A lot of good things actually have been discussed. And we hope that this is not just a discussion, this is the beginning of the exercise that actionables were discussed by Honorable Chief Minister of Jammu and Kashmir as well. We should work upon these actionables and foster and create a good classroom, better classroom for our students. Thank you very much. Thank you. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डायरेक्टर साहब आपके लिए खूबसूरत सवाल के लिए बहुत शुक्रिया। हम ज़रूर ये सवालात का सिलसिला और तब्दील करते हैं, लेकिन उसके लिए हम सब आपसे माज़रत चाहते हैं। वक्त की कमी के बाइस हम दूसरे टेक्निकल सेशन की तरफ जाते हैं, क्योंकि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और टेक्निकल सेशन के लिए, जिनमें से बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने गिरामी को बहुत अहम काम है जो आगे भी करने हैं उन्हें। इसीलिए मैं दूसरे टेक्निकल सेशन के लिए, जो कि जिसका थीम है चाइल्ड सेफगार्डिंग पॉलिसी इन स्कूल्स अंडरस्टैंडिंग द NEP 2020 मैंडेट, इसके लिए मैं सबसे पहले, ladies and gentlemen, it's my privilege to invite Mr. Ghulam Hassan Sheikh, Secretary of the Jammu and Kashmir Board of School Education, a seasoned JKS officer and distinguished administrator. He is widely recognized for his focus on integrity, transparency in examinations, and student-centered reform. We are honored to have him chair this panel discussion. Join me in welcoming Mr. Ghulam Hassan Sheikh with a big round of applause. Join us today in first panelist, Dr. Javed Rashid, Assistant Professor in the Department of